देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के साथ आगे सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे होने वाला है ऐसा जिससे इतिहास भारत के अंदर बदलने वाला है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला, जो पूरा विपक्ष एकजुट होकर इतिहास बनाने की दहलीज पर खड़ा है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को दबाव में डालने के लिए जनता दल यूनाइटेड ने एक ऐसे नेता को अपनी पार्टी में शामिल कराया जो झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ सकते थे। दोस्तों अब उनके खिलाफ करोड़ों के मामले का एक मुकदमा दर्ज किया गया है। बताएंगे क्या है इसके पीछे बड़ी साजिश, और लोकसभा के अंदर वक्फ बोर्ड बिल मामले को लेकर अब एक कमेटी बनाई गई है। दोस्तों 21 नाम सामने आए हैं, बताएंगे किन किन को इसमें शामिल किया गया है। इसी के साथ में जम्मू कश्मीर के अंदर जल्द होंगे चुनाव, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से आया है औपचारिक बयान। और मुंबई के अंदर हिजाब वाले मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कॉलेज प्रशासन को तगड़ा झटका। एक एक करके चलेंगे देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की स्पीकर और चेयरमैन को लोकसभा और राज्यसभा के अंदर एक निष्पक्ष भूमिका निभानी चाहिए, और अगर वो ऐसा करने में फेल होते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जो राज्यसभा से जुड़ी सामने आ रही है। आपको बता दें कि इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि अब उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि विपक्ष ने राज्यसभा के अंदर सभापति और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अनुच्छेद 67 के तहत यानी भारतीय संविधान के आर्टिकल 67 के तहत महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्यसभा में शुक्रवार को समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने सभापति जगदीप धनखड़ की टोन पर सवाल उठाए। सभापति जगदीप धनखड़ भड़के और उन्हें मर्यादित आचरण करने की नसीहत दे डाली। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने सदस्यों ने दादागिरी नहीं चलेगी के नारे लगाते हुए वॉकआउट कर दिया। राज्यसभा में विपक्ष के आचरण को अमर्यादित बताते हुए निंदा प्रस्ताव भी पारित करते हुए हंगामे और निंदा प्रस्ताव के बाद राज्यसभा में कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अनुच्छेद 67 भी कहता है कि उपराष्ट्रपति को सभापति के सभी तात्कालिक सदस्यों के बहुमत के द्वारा पारित और लोकसभा के सहमत एक प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले सभापति महोदय यानी उपराष्ट्रपति सदन के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर कह रहे थे कि आप लोग देश के अंदर अनार्की फैलाना चाहते हैं, यानी उपद्रव फैलाना चाहते हैं। यानी दोस्तों आप समझ सकते हैं कि एक पद पर बैठे हुए व्यक्ति अगर इस तरीके की बातें बिना तथ्यों के कह रहा है तो साफ तौर पर उसकी मानसिकता झलकती है कि वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता की मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। जिनको निष्पक्ष होना चाहिए उनके द्वारा इस तरीके का एक तरफा टिप्पणी किया जा रहा है। आपको बता दें कि अनुच्छेद 67 के तहत जो ये कार्रवाई करने के देश में प्रावधान है, संविधान में प्रावधान है, इसके तहत इफेक्टिव मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी राज्यसभा में इनको हटाने के लिए। और अभी की स्थिति में 225 राज्यसभा के सदस्य हैं, जिसमें से 113 मेजोरिटी का नंबर है, यानी इसे इफेक्टिव मेजोरिटी कहा जाएगा। और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के पास 87 मेंबर का सपोर्ट है, जिसमें 26 कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, तृणमूल कांग्रेस के 13 है, आम आदमी पार्टी और डीएमके के 10-10 मेंबर है। राज्यसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल को मिला दे तो उनके पास आंकड़ा लगभग 101 सांसदों का है। ऐसे में दोस्तों राज्यसभा के अंदर ये जो प्रस्ताव सामने आएगा इसमें सबसे बड़ी भूमिका एआईएडीएमके जगन मोहन रेड्डी और उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल की होने वाली है, क्योंकि एआईएडीएमके के लगभग 4 राज्यसभा के सदस्य हैं, वाईएसआरसीपी के 11 मेंबर है, जबकि बीजू जनता दल के 8 मेंबर है। तो सबको मिला देंगे अगर आप तो आंकड़ा 110 तक पहुंच जाएगा इंडिया गठबंधन का दोस्तों। और ऐसे में अब जो भूमिका रहेगी वो नॉमिनेटेड मेंबर की रहने वाली है, यानी जिनको राज्यसभा के अंदर नियुक्त किया गया है। ऐसे 12 मेंबर होते हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वाले लगभग 2 मेंबर है, बाकी सारे नॉमिनेटेड है, जिसमें पूर्व सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई का नाम है, और इसी तरीके से सुधा मूर्ति का नाम है, और संधू श्री सतनाम का नाम है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर है, और पीटी उषा का नाम है। अगर ये लोग सारे मिलकर इनमें से अगर 3 मेंबर का सपोर्ट मिल जाता है तो इंडिया गठबंधन आराम से चेयरमैन को उनके पद से हटा सकता है। दोस्तों कुल मिलाकर बहुमत के नंबर जुटाने के लिए अब अभियान शुरू करने की जरूरत है, क्योंकि 14 दिन पहले जो नोटिस दिया जाता है वो नोटिस देने के लिए तो उनके पास पूरे संख्या बल है, लेकिन असली में जब मेजोरिटी पास करवाना पड़ेगा उसके लिए अब इंडिया गठबंधन को कार्यक्रम करने पड़ेंगे और लोगों को एकजुट करना पड़ेगा। क्या टीडीपी और नीतीश कुमार की पार्टी के लोग भी कुछ इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे, सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। साथ साथ झारखंड के अंदर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और सरयू राय ने आखिरकार जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन कर ली। उनके जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन करने के बाद माना जाता है कि अब झारखंड के अंदर जब सीटों का बंटवारा होगा तो जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के साथ जब टेबल पर बैठेगी तो वो अपनी दावेदारी को और ज्यादा मजबूत करेगी। और इस बार सरयू राय जैसे नेतृत्व होने के कारण भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटों की डिमांड जेडीयू कर सकती है। लेकिन उससे पहले रांची के सिविल कोर्ट में सिंगापुर बेस्ट मैनहर्ट कंपनी ने जमशेदपुर ईस्ट से निर्दलीय विधायक सरयू राय पर 100 करोड़ रुपए के मानहानि का दावा ठोका है। कंपनी का आरोप है कि सरयू राय बार बार संस्थान का नाम लेकर उन्हें विवाद में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है कि इससे संस्थान की छवि पर असर पड़ रहा है, मैनहर्ट को वित्तीय नुकसान उठाना पड़ रहा है। दरअसल 2003 में रांची के अंदर सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए कंसल्टेंट बहाल करना था। तात्कालिक नगर निगम के मंत्री बच्चा सिंह के नेतृत्व में 2 कंसल्टेंट चुने गए। हालांकि 2005 में सरकार बदल गई। इसके बाद सरयू राय का आरोप है कि तात्कालीन नगर विकास मंत्री रघुवर दास ने चुने गए कंसल्टेंट की बजाय मैनहर्ट को 21 करोड़ रुपए का ठेका दे दिया। इस पर सरयू राय बार बार आरोप लगा रहे हैं और कई सारी बातें कर रहे हैं। दोस्तों आप लोगों का क्या मानना है लिखकर जरूर बताएगा।
क्या ये जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है क्योंकि जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए हैं? तो क्या जनता दल यूनाइटेड पर दबाव बनाने की कोशिश? साथ साथ संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने एक दिन पहले लोकसभा के अंदर वक्फ बिल 2024 पेश किया था। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी समेत कई नेताओं ने विरोध किया। विरोध के बाद भारतीय जनता पार्टी को झुकना पड़ा और उन्होंने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर इसको भेज दिया है। दोस्तों, संसद के संयुक्त कमेटी जेपीसी को भेजा गया है। स्पीकर ओम बिरला ने कहा था कि जल्द ही जेपीसी बनाएंगे। अब जेपीसी बना दी गई है। 21 सदस्यों के नाम सामने आ गए हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में जेपीसी के 21 सदस्यों के नाम जाहिर कर दिए हैं। 31 सदस्यों वाले इस जेपीसी में 21 सदस्य लोकसभा और 10 राज्यसभा से चुने जाएंगे। जो 21 लोकसभा से चुने गए हैं उनके नाम सामने आ गए हैं। जगदम्बिका पाल, निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या को भी इसमें ऐड किया गया है। दोस्तों, तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे और जगदम्बिका पाल भारतीय जनता पार्टी के नेता है। अपराजिता सारंगी जो भारतीय जनता पार्टी की उड़ीसा की भुवनेश्वर से सांसद है, उनको भी इसमें रखा गया है। संजय जायसवाल बिहार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, उनको जिम्मेदारी दी गई है। दिलीप सेकिया भारतीय जनता पार्टी के असम के सांसद है, उनको जिम्मेदारी दी गई है। अभिजीत गंगोपाध्याय जो जज हुआ करते थे कोलकाता हाईकोर्ट में और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद उनको तामलुक से मैदान में उतारा गया था, वो भी मेंबर बनाए गए हैं क्योंकि वो जज रह चुके हैं। तो उनके एक्सपीरियंस के कारण उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। डीके अरोड़ा को भी इसमें ऐड किया गया है। कांग्रेस पार्टी के नेता गौरव गोगोई, इमरान मसूद को भी ऐड किया गया है जो सहारनपुर से सांसद है। मोहम्मद जावेद को भी जिम्मेदारी दी गई है जो कांग्रेस पार्टी के ही किशनगंज से सांसद है। इसके साथ ही मौलाना मोहिबुल्ला को भी जिम्मेदारी दी गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद है। रामपुर से कल्याण बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के नेता है। ए राजा, उनको भी जिम्मेदारी दी गई है। और LS देवरायलू, दिनेश कमायत के साथ साथ अरविंद सावंत और सुरेश गोपीनाथ, नरेश गणपत मास्के और अरुण भारती, असदुद्दीन ओवैसी को जिम्मेदारी दी गई है। देखते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी के अंदर किस तरीके का डिस्कशन होता है और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। साथ साथ दोस्तों, देश की सबसे ताकतवर जांच एजेंसी की जरा साख तो देखिए। दीपक शर्मा पत्रकार की ओर से ईडी के प्राइम एजेंसी होने के दावे की पोल खोलते हुए 3 बड़े एग्जाम्पल दिए गए हैं। अनिल देशमुख को लेकर कोर्ट ने ऑर्डर देते हुए कहा था कि ईडी के एक भी सबूत में दम नहीं है। हेमंत सोरेन, कोर्ट ऑर्डर केस ही नहीं बनता है। मनीष सिसोदिया, कोर्ट ऑर्डर 17 महीने बाद भी ईडी सबूत नहीं जुटा सकी। साफ है ये सारे केस फर्जी हैं, सिर्फ दबाव में दर्ज किए गए थे। कुल मिलाकर दोस्तों, एक के बाद एक इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया को भी जेल से छोड़ दिया गया है। इसके बाद अब ईडी पर सवाल तो और ज्यादा उठने लाजमी है। साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जम्मू कश्मीर के अंदर किया गया। जम्मू कश्मीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा गया चुनाव आयोग के द्वारा कि हम जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव जल्द कराने जा रहे हैं। सभी बूथों पर मतदान कराए जाएंगे और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में ऐसा किया जाएगा। इसी के साथ में दोस्तों, मुंबई के कॉलेज में हिजाब बैन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मुंबई हाईकोर्ट ने कहा था कि यह छात्रों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है। आपको बता दें कि मुंबई के अंदर एक निजी कॉलेज में हिजाब पर लगे प्रतिबंध के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका में हिजाब पर प्रतिबंध बरकरार रखने के मुंबई हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। मुंबई के NG आचार्य और DK मराठे कॉलेज के प्रशासन ने हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टोल और टोपी पहनने पर बैन लगा दिया था। इसे लेकर 9 लड़कियों ने पहले मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हालांकि मुंबई हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई का अनुरोध स्वीकार कर लिया है। दोस्तों, जो भी जानकारी आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाएंगे। उम्मीद की जा रही है कोर्ट की ओर से ये बैन हटाया जाएगा। आपको क्या लगता है लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आप लोगों का अपना चैनल। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।